नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारे बैंकिंग जीवन में हमेशा कन्फ्यूजन का विषय रह जाता है। जब हम किसी शाखा में प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं तो हमें क्या चेक करना चाहिए या हमें कब तक कर लेनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट हमें कब तक अपने कंट्रोलिंग ऑफिस को देनी चाहिए यदि कोई उसमें डिफिशियंसी है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको पहले दिन क्या चेक कर लेना चाहिए, आपको अगले 15 दिन के अंदर क्या चेक कर लेना चाहिए, आपको ये देखना है कि एडवांस में क्या क्या है, आपको डिपॉजिट में क्या देखना है, आपको लॉकर के क्षेत्र में क्या देख लेना चाहिए, आपको सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर है तो उस अकाउंट में क्या देख लेना चाहिए, आपको किस किस रिपोर्ट को देखना चाहिए। इसके अलावा आपको के पास किस किस डिग्निटरी का मोबाइल नंबर आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इसको अंत तक जरूर देखें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लगातार इस पर वीडियो अब डालता रहूंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे फर्स्ट डे हमें क्या देखना है, हमको कैश चेक करना है। एटीएम में कितने कैश है, हमारे ब्रांच में कितना कैश है। हम ये चेक करेंगे कि कैश के साथ बेट मनी रखी जाती है कि नहीं जाती है। अब हमने ब्रांच ज्वाइन किया और ऑलरेडी कैश ओपन हो गया, तो आपको कैश को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक इन्वेलप लीजिए और उस इन्वेलप में कुछ नोट्स 500 के और कुछ नोट्स 100 का डाल दीजिए। उसको गिनती नहीं करनी है, उसको किसी इन्वेलप में डालिए, उसको फिर इन्वेलप को पैक करिए और वो इन्वेलप आप कैशियर के सामने रख दीजिए। बाद में आप कैशियर को बोलिए कि आप कैश टैली कर लीजिए। कैश टैली करने के बाद जो डिफिशियंसी रह जाती है, यदि वो डिफिशियंसी आपके द्वारा जो इन्वेलप में रखे गए कैश हैं उसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि आपका कैश टैलीड है। इसके अलावा बेट मनी हम उस मनी को कहते हैं जो कि हम रखते हैं रिजर्व के रूप में अपने कैश के साथ, तो वो मनी अवेलेबल है या नहीं है, तो वो भी आपको फर्स्ट डे में ही चेक करना है। इसके अलावा गोल्ड लोन के पैकेट, आप देखिए कि गोल्ड लोन आपके ब्रांच में कितने हैं वो आप जनरेट करिए और उसके बाद नंबर ऑफ पैकेट को आप जाके उसी दिन चेक करिए। इसके अलावा जो तीसरा आपको फर्स्ट डे में चेक करना है वो है सेफ कस्टडी आर्टिकल। सेफ कस्टडी आर्टिकल जो है आपके पास वो रजिस्टर के हिसाब से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सभी ब्रांचेज में ये नहीं होती है, लेकिन जिस ब्रांचेज में है वो आपको चेक करना है कि सेफ कस्टडी आर्टिकल जो है वो जितने हैं आपके सेफ में रखा हुआ और आपके रजिस्टर में जितने हैं वो दोनों टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरी बात जो आप उसके बाद आप चेक करेंगे वो देखेंगे कि सेफ डिपॉजिट लॉकर जो है वो जितने भी खाली है, यदि कोई वैकेंट लॉकर है तो क्या उतने कीज आपके पास अवेलेबल है, ये आप चेक करेंगे। फिर आप कंफर्म करेंगे कि आपका डुप्लीकेट सेट ऑफ की किस ब्रांचेज में है। जिस ब्रांचेज में है आप उसको कंफर्म करके पूछ सकते हैं कि हमारा डुप्लीकेट की वहाँ पे है कि नहीं। अब दोस्तों, ये फर्स्ट डे ही क्यों चेक करना चाहिए, इसलिए चेक करना चाहिए कि इनकेस यदि कोई इंसिडेंट अगले दिन ही हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा डुप्लीकेट सेट ऑफ की कहाँ पे है, तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आपका ब्रांच का लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, आपके पास यदि कोई गन है, कोई आर्म गार्ड है तो उसका लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बाद जो मोस्ट अर्जेंट चीजें हैं वो भी आप देखिए कि आप अपनी डायरी में, आपने जो अपनी डायरी है आप उसमें आप नोट करिए कि आपके यहाँ पर कितने इनऑपरेटिव अकाउंट आज के डेट में है। ये यदि आप नोट कर लेंगे तो आपको आगे ये फ्यूचर में पता चलेगा कि इनऑपरेटिव अकाउंट हमारे कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। यदि आप बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे तो यदि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इनऑपरेटिव अकाउंट बिना आपके परमिशन का कुछ इस तरह का हो रहा है, तो वो आप जज कर सकते हैं नंबर ऑफ अकाउंट के हिसाब से कि वो कितने हैं, उतने हुए हैं या नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको दोस्तों ये भी चेक करना चाहिए कि कोई टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट कोई एसबी अकाउंट में दिया गया है या करंट अकाउंट में दिया गया है, तो वो भी आपको फर्स्ट डे में ही चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कि यदि कोई टीओडी दिया गया है सीसी में तो वो भी आपको फर्स्ट डे में चेक करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपको फर्स्ट डे में चेक करना चाहिए कि यदि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर है तो वो आप वो चेक करिए कि किसके किसके पावर ऑफ अटॉर्नी दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगले दिन ही या उसी दिन ही आपका कोई आदमी आए कि मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से उसका सिग्नेचर के लिए आए, तो आप यदि कन्फर्म रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को बोल सकते हैं, हाँ मुझे पता है कि ये आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है। तो ये फर्स्ट डे आपको अवश्य चेक करना चाहिए। तो आपने
फर्स्ट डे चेक कर लिया कि आपको ये चीज़ें करनी है। अब सेकंड डे में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपको प्रीमिसेस में क्या क्या देखना चाहिए। ये जो भी आगे हम स्लाइड करेंगे ये सारे काम आपको विद इन 15 डेज होना चाहिए, नॉट ओनली प्रीमिसेस, सारे काम आपको 15 डेज के अंदर होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट 15 डेज के अंदर में प्रीमिसेस को हम फर्स्ट लेंगे। प्रीमिसेस में हम क्या देखेंगे कि आपका टर्म ऑफ लीज है कि नहीं, स्टेटस ऑफ रेंट पेमेंट का क्या पोजीशन है, कोई टीडीएस है तो टीडीएस उस रेंट से काटे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लीज एग्रीमेंट हुए हैं कि नहीं हुई है, और इसका टाइमली रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी आप देखेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास जितने फर्नीचर हैं, आपके फिटिंग्स हैं, ये नंबर्ड हैं या नहीं है। यदि नंबर्ड नहीं है तो आपके पास जो भी फर्नीचर फिक्सचर का आपके पास अकाउंट है या रजिस्टर मेंटेन है उसमें वो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि आपका नेम बोर्ड आपने बनाने के लिए दिया है कि नहीं दिया गया है, कहीं इंक्वायरी बोर्ड किसी चीज़ का है तो वो है कि नहीं है, आपका कोई बैंक ब्रांच का टाइमिंग बोर्ड है वो डिस्प्लेड है या नहीं है, इसके अलावा कोई नोटिस बोर्ड आपके ब्रांच में है या नहीं है। फिर इसके बाद आप ये चेक करेंगे कि सजेशन बॉक्स कोई हमने लगाया है नहीं लगाया है, फर्स्ट एड बॉक्स प्रीमिसेस के अंदर है या नहीं है, क्योंकि ये सारे जरूरी रिक्वायरमेंट है और आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और ये चीज़ें आपकी ब्रांच के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आप चेक करेंगे कि कोई भी जैसे एनुअल मेंटेनेंस है कंप्यूटर का, यूपीएस का या प्रिंटर का, एएमसी आपके एक ब्रांच में है, कंटिन्यू है या वो खत्म हो गया है तो वो भी आप उसको चेक करेंगे। इसके बाद आप चेक करेंगे कि आपके फायर अलार्म ठीक है या नहीं है, बर्गलर का कोई अलार्म है, सीसीटीवी आपका ठीक है या नहीं है, फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑपरेटिव कंडीशन में है कि नहीं, वो एक्सपायर हो गया है या नहीं हो गया है, वो भी आपको देखना है। आप इसके अलावा एक स्पेशली आप सोचिए इंश्योर करेंगे कि आपका जो सीसीटीवी है वर्किंग कंडीशन में है और अप्रोप्रिएट प्लेस में पोस्टेड, मतलब उसको पोजीशन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं आकाश को फेसिंग कर रहा है, मतलब आपके सीलिंग के तरफ फेसिंग कर रहा हो, या आपके जो कैश काउंटर है वहाँ पे फेसिंग नहीं हो रहा है, या कोई सही एरिया में नहीं है, तो आप उसका पोजीशन भी उसके साथ चेक करेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि सीसीटीवी और यूपीएस जो है इसका बैकअप जो है आपके ब्रांच प्रीमिसेस और एटीएम प्रीमिसेस दोनों में ये आपको सही है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको प्रीमिसेस से संबंधित आपको चेक करना चाहिए। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमें एडवांस के संदर्भ में क्या चेक करना चाहिए। तो एडवांस में हमें ये सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आप ये जाएं और ये देखें कि एडवांस डॉक्यूमेंट जितने हैं आप अपने सिस्टम से जनरेट करिए कि आपके टोटल एडवांस ब्रांचेज के कितने हैं, और आप ये इंश्योर करिए कि वो सारे ऑल एडवांस डॉक्यूमेंट कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। यदि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आपको रिपोर्ट करनी है, वो आप एक जो डायरी रखेंगे उसमें आप नोट करते हुए चले जाएंगे। दूसरा आप देखेंगे कि जो लोन डॉक्यूमेंट है, जो आपके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, वो डबल लॉक के अंदर रह रहा है कि नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक ही की उसके ऊपर है और उसको बाहर में कहीं रखा हुआ है वो निकल जा रहा है, जो या तो उसमें डबल लॉक होना चाहिए। यदि बाहर कोई भी वो आपके पास कपबोर्ड है तो वो डबल लॉक में हो, यदि वो सिंगल लॉक आपका कोई अलमीरा है तो वो सेफ के जहां पर आपका सेफ रखा हुआ है उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि कम से कम डबल लॉक के अंदर ही आपका ये होना चाहिए। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि सब्सिडी क्लेम यदि कोई है पेंडिंग, वो आपने ये एसएचजी में हो सकता है, पीएमईजीपी में हो सकता है, या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में हो सकता है, तो वो सब्सिडी क्लेम का क्या पोजीशन है, लॉस्ड है या नहीं है। इसके अलावा आप इंश्योर करेंगे कि जो क्लेम्ड सब्सिडी है वो अप्रोप्रिएट रखे गए नहीं, एफडीआर के रूप में रखना है या उसके खाते में क्रेडिट करना है, वो चीज़ें अप्रोप्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा आप ये और चेक करेंगे कि इंटरेस्ट सबवेंशन यदि किसी एलिजिबल अकाउंट में है, चाहे वो एग्रीकल्चर लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, तो वो अप टू डेट क्लेम हुए हैं या नहीं हुए, या कोई अकाउंट अभी पेंडिंग है जिस पे क्लेम नहीं किया गया है, तो वो भी आपको इंश्योर करना है। इसके अलावा आप इंश्योर करेंगे कि इक्विटेबल मॉर्गेज यदि डॉक्यूमेंट है और लोन डॉक्यूमेंट ये अलग अलग रखे गए हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं होना चाहिए। आपका जो इक्विटेबल मॉर्गेज यदि किसी ब्रांच आपके ब्रांच में कोई है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लोन डॉक्यूमेंट से अलग रखना है और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ रखना है। इसके अलावा आप ये चेक करेंगे कि आपका जो मान लीजिए कोई रिसेंटली कोई लोन हुआ है तो उसमें सरसई हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि सरसई हो चुका है तो उसका कॉपी आपके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के साथ रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, तो ये आपको चेक करना है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट मूवमेंट रजिस्टर है या नहीं है। आप रख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट यदि निकलता है तो उसके साथ आप रजिस्टर कर रख सकते हैं कि आप इस रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, ताकि वो आपको उसका ट्रैकिंग पता हो। ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट बाहर ही रह जाए।
तो आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक प्लान करेंगे, मतलब आप ये प्लान करेंगे कि इस क्वार्टर में और आप जो भी आपके पास सिक्योरिटी प्लेस्ड है आप इसको वहाँ पे आप विजिट करेंगे, वहाँ पे मीट करेंगे जो भी हाइपोथिकेटेड है या प्लेस्ड है, उन चीज़ों के बारे में जो भी आपके पास है वो आप चेक करेंगे कि विद इन क्वार्टर हमें इन चीज़ों को पूरे कंप्लीट करना है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कोई पेंडिंग यदि क्रेडिट प्रपोजल है तो उसका क्या कंडीशन है पेंडिंग के, उसको आप टेक केयर करेंगे कि आखिर पोजीशन क्या है, क्या एक्शन उसके ऊपर पहले लिए गए हैं। यदि प्रपोजल सही है तो उसको जो है हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे, यदि नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे प्रॉपर रीजन के साथ। लेकिन जो पेंडिंग प्रपोजल है वो भी हमें देखना चाहिए कि जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है जो कि कहीं कहीं पीरियडिकली हमें लेना है, उसके 3 साल के पीरियड है, या जो भी आपके लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तरफ से हैं वो वैलिड है या नहीं, वैल्यूएशन रिपोर्ट वैलिड है नहीं, यदि नहीं है तो वो उसको आप चेक करेंगे। इसके अलावा आप ये चेक करेंगे कि स्टॉक स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे हैं। यदि स्टॉक स्टेटमेंट लिए गए हैं तो उसमें इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, आप गोडाउन का इंश्योरेंस हुआ है या हाउस का इंश्योरेंस है या व्हीकल का, जो जिस तरह का आपने लोन दिया है उस तरह का इंश्योरेंस पेपर उसमें अवेलेबल है कि नहीं, ये भी आपको इंश्योर करना है। आप ये भी इंश्योर करना है कि आपके पास एक इंश्योरेंस का रजिस्टर हो, ड्यू डेट रजिस्टर हो, जिससे कि आपको बार बार हमेशा डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने रजिस्टर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2-2 पेज बना के रख लें या 3 पेज बना के रख लें कि जनवरी में इतने ड्यू हो रहे हैं, फरवरी में। आप जिस महीने में आपको इंश्योरेंस पेपर रिसीव होता है उस महीने में यदि आप उस रजिस्टर में नोट कर लेते हैं तो ये माना जाता है या तो अगले साल या आपने 5 साल के बाद किया है तो 5 साल बाद, तो महीने में ये ड्यू हो रहे हैं, आप पहले से ही इस चीज को सोच सकते हैं। जैसे कि मई में कोई ड्यू होगा तो हमने अप्रैल में यदि रजिस्टर देख लिया कि मई में कौन कौन से ड्यू हो रहे हैं तो आप उस एजेंट को बुला के या जैसे भी हो उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आप ये भी चेक करेंगे जो एमएसएमई लोन आपने जितने दिए हैं वो सीजीटीएमएससी से कवर्ड है या नहीं है। यदि जहां रिक्वायर्ड है वो कवर्ड है तो उसमें आपने एजीएफ पे किया, एनुअल गारंटी फी जो है वो पे किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं एलिजिबल केसेस में, ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कोई यदि एमएसएमई अकाउंट है और वो एनपीए हो गया है तो वो कंट्रोलिंग ऑफिस को रिपोर्ट हुआ है कि नहीं सीजीटीएमएससी के पोर्टल पे रिपोर्ट करने के लिए, तो ये भी आपको चेक करना है। तो यदि कोई रिसेंटली कोई अकाउंट एनपीए हुआ है तो वो हुआ है या नहीं हुआ, या कोई ऐसा एनपीए अकाउंट तो नहीं है आपके ब्रांच में जो कि सीजीटीएमएससी के पोर्टल पे होना चाहिए लेकिन अभी तक उसको नहीं दिया गया है। इसके अलावा आप और ये चेक करेंगे कि जो बैंक गारंटी आपके पास ब्रांच में दी जा रही है तो क्या वो 2 ऑफिशियल के द्वारा सिग्नेचर किए जा रहे हैं, जिसमें कि एक तो है वो ब्रांच मैनेजर हो और दूसरा जो है उसका सेकंड मैन हो। तो आपको ये भी चेक करना है कि बैंक गारंटी ऐसा तो नहीं है कि सिंगल सिग्नेचर पे दिए जा रहे थे, हमेशा बैंक गारंटी 2 सिग्नेचर पे जाना चाहिए, तो ये भी आपको इंश्योर करना है। इसके अलावा यदि आप एडवांस में और ज़्यादा डीपली जाना चाहते हैं तो आप लास्ट 3-4 महीने का जो सैंक्शन है उसको आप निकालिए और उसको माइन्यूटली आप देख सकते हैं कि सैंक्शन किस तरीके से किए जा रहे थे पहले, वो केयरफुली कोई ऐसा तो नहीं कोई रैकलेस एडवांस है, किसी तरह का कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिए जा रहे हैं। तो आप हर स्कीम से 2-4 डॉक्यूमेंट लेके आप ये पिछले 3-4 महीने के सैंक्शन को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आप कोई एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं है। एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है जो टाइम बार्ड हो जाता है कि उस पर केस फाइल नहीं हुआ है, तो ऐसे यदि है तो आप वैसे रिपोर्ट को भी जनरेट करिए और उसको रिन्यू करने के लिए उस एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट को जैसे भी रिन्यू करना है उसके लिए आप देखिए। यदि आपको वैलिडिटी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमने एक वीडियो इस पर बनाया है वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट के संदर्भ में, आप उसको चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड कैसे होते हैं। आप उस वीडियो को देख के ये आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और यदि आप एडवांस में और ज़्यादा मतलब आगे जाना चाहते हैं तो आप SMA 0, SMA 1 और SMA 2 मतलब क्या है कि ओवर ड्यू मतलब 0 से 30 डेज, उसके बाद 30 डेज से 31 डेज से 60 डेज या 61 डेज से 90 डेज, वो भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं कि आपके ओवरड्यू कितने, जो इससे ये आपको पता चलेगा कि आपके कितने अकाउंट एनपीए फ्यूचर में होने वाले हैं, तो उसको भी फॉलो अप आपको करना चाहिए। तो ये भी आप रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एडवांस से संबंधित देखनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि डिपॉजिट के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पास जितने भी सिक्योरिटी आइटम है वो टैलीड है या नहीं है। जैसे कि चेकबुक है, जितने भी चेकबुक आए हैं वो रजिस्टर में इंटर है या नहीं है। आपके पास जो बैलेंस डीडी है, ब्लैंक डीडी है, वो आपको सिस्टम के हिसाब से टैलीड है या नहीं है, आपके रजिस्टर के हिसाब से वो टैलीड है या नहीं है। एफडीआर के जो रिसिप्ट है
जो ब्लैंक रिसिप्ट हैं वो आपके टैलीड है या नहीं। आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ भी है तो वो जितने आपके पास अवेलेबल है वो आपको टैलीड है नहीं। आजकल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यदि उसके डायरेक्ट एड्रेस पे जाता है या चेकबुक उसके एड्रेस पे जाता है तो आपको इसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कहीं किसी बैंक में या किसी ब्रांच में हो रहा है तो आप डीडी, एफडीआर या चेकबुक या डेबिट जो भी सिक्योरिटी आइटम है वो रजिस्टर के हिसाब से आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज ये आप देखेंगे कि कैश का रिक्वायरमेंट हमें बार बार होता है, तो आप ये इंश्योर करेंगे कि आप कैश कहां से अरेंज करेंगे। मतलब लोग पहले कैसे अरेंज किए जाते थे, लोकल ब्रांचेस से लिए जा रहे हैं या डायरेक्ट करेंसी चेस्ट से लिए जा रहे हैं। यदि करेंसी चेस्ट आपका दूर है तो बार बार वहां भेजने की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी दूसरे बैंक के दूसरे ब्रांच से भी लोकल अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। तो आप वो इंश्योर करेंगे कि आप वो चीज़ें इंश्योर हो ताकि आपका टाइम भी बचे, आपका एक्सपेंडिचर भी कम हो, तो आप उसको भी इंश्योर करेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि मतलब आपका रिटेंशन लिमिट के हिसाब से कैश रह रहा है कि नहीं हो रहा है। आप उसको एनालाइज करेंगे कि लास्ट में कितने कैश रखे गए, ऐसे कैश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो बार बार रखा जा रहा है ज़्यादा। तो रिटेंशन लिमिट के हिसाब से आप मैनेज करेंगे। यदि आपको रिमिट करने की ज़रूरत है तो आप लोकल ब्रांचेज से वो बातचीत करके उसको रिमिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके कैश के साथ कोई सॉइल्ड नोट तो नहीं है, म्यूटिलेटेड नोट तो नहीं है, कॉइन तो ऐसे नहीं रखे हुए हैं। तो आप सारे पोजीशन को देखेंगे और वो उसको ट्राई करेंगे कि आप सॉइल्ड नोट को जब भी हो तो आप अपना करेंसी चेस्ट को रिमिट करके या म्यूटिलेटेड नोट को रिमिट करके उसका आप अपने कैश बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो आप उन चीज़ों को भी आप इंश्योर करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके पास यदि अदर बैंक का जैसे क्लियरिंग वगैरह के लिए हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं या कहीं पर ऐसा है किसी और पर्पज़ के लिए भी यदि किया जा रहा है तो उस केस में उस अकाउंट में मैंडेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ वो आप चेक करेंगे। और उसके बैलेंस के बारे में भी बताएंगे कि बैलेंस को डेली बैलेंस सही ढंग से चेक किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है 5 लाख रुपए बैलेंस हम रख रहे हैं हर समय, तो उन चीज़ों को भी आपको इंश्योर करने की जरूरत है। इसके अलावा आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यदि कोई रजिस्टर है तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में भी आप चेक कर सकते हैं। कोई ईसीएस मैंडेट यदि पेंडिंग है या रखा हुआ है या कहीं पर पीडीसी पहले से लिया हुआ है जो पुराना, तो हर वो रजिस्टर है कि नहीं, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा आप जो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर डेथ क्लेम जो वो पेंडिंग होती है तो आप देखेंगे कि कितने डेथ क्लेम आपके पास पेंडिंग है, उस पर अभी तक क्या एक्शन लिए गए हैं। यदि एक्शन उसमें नहीं लिए गए हैं ढंग से तो आप उसके जल्दी से जल्दी उसे निपटारा करने के लिए देखेंगे। या पुराने में कोई प्रॉब्लम रही है तो आप उसको प्रीवियस मैनेजर से बात करके भी आप देख सकते हैं कि क्यों उसको पेंडिंग रखा गया है, उसको आप इंश्योर करेंगे। अब आप देखेंगे कि टीडीएस जो है वो एज पर नॉर्म डिडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जहां जरूरत है वो टीडीएस डिडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी आप असर्टेन करेंगे कि ट्रेसेस का यूजर आईडी पासवर्ड यदि ब्रांच के पास है तो उसको उसकी सेक्रेसी मेंटेन हो और वो जो प्रॉपरली उसको मॉनिटर किया जाए। इसके अलावा कोई मंथली रिपोर्ट यदि है तो वो कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजी जा रही है रेगुलरली या नहीं भेजी जा रही है तो वो आपको भेजना है, क्योंकि मंथली रिपोर्ट भेजने से आपकी लायबिलिटी कुछ कम होती है, ताकि कंट्रोलिंग ऑफिस भी उसको चेक करेगा, कोई डिफिशियंसी होगी तो वो आपको इंटीमेट करेंगे तो जो जिससे कि उसको समय पर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। हमारा अगला स्टेप होगा सनरीज अकाउंट या ओवरड्यू अकाउंट्स में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई यदि डिपॉजिट ऐसे दिए गए हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए दिए गए हैं या टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए दिए गए हैं या कोई अदर डिपॉजिट है। इसके अलावा यदि कोई स्टाफ एकोमोडेशन का है, लीज्ड एकोमोडेशन स्टाफ का है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए गए हैं तो इसको हम चेक करेंगे कि वो हमारे सनरीज में है और कितने अमाउंट है वो करेक्टली है या नहीं है, उसके टर्म में एज पर टर्म से वो है या नहीं है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो हमारा सीबीएस में है उसका एक रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे, जैसे कि फिनेकल 10 और फिनेकल 7 में एक मेनू है MSGOIRP, उससे आप जनरेट कर सकते हैं कि जो भी ओवरड्यू है सनरीज अकाउंट में वो आपको ओवरड्यू अमाउंट दिखा देंगे, और यदि 6 मंथ से ज़्यादा का है तो उसमें अभी तक क्या एक्शन लिए गए हैं वो आप उसको चेक करेंगे। इसके अलावा आप चेक करेंगे कि सनरीज में कोई ऐसा कोई लीगल एक्सपेंसेस है या कोई टीए एडवांस है या कोई एलएफसी एडवांस है, ये पेंडिंग है तो उस पर क्यों नहीं है ये एक्शन लिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। कोई आउटस्टैंडिंग एंट्री है तो कितने दिन की है, उसको जितनी जल्दी है उसको रिवर्स करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो ये हमारा सनरीज से रिलेटेड ये 4 चीज़ें हमको करना चाहिए। कोई ओवरड्यू अकाउंट्स भी है उससे रिलेटेड यदि कोई हमारे अकाउंट है तो उसको भी रिन्यूअल क्यों नहीं किए गए, 3 सारी चीज़ों को हम सनरीज और ओवरड्यूज के हिसाब से हम चेक करेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे कि लॉकर से रिलेटेड हमें क्या
चेक करना चाहिए। तो लॉकर से रिलेटेड हमारा सबसे पहला है कि लॉकर में यदि वैकेंसी है कोई तो उसका पोजीशन क्या है। यदि कोई वैकेंसी नहीं है तो वेटिंग लिस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई यदि हमसे पूछने के लिए आया है तो हमारा कोई रजिस्टर ऐसा है कि नहीं कि वेटिंग लिस्ट उससे हम उसका तैयार कर रहे हो, ताकि हम जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, मान लिया 50 लोगों का हमारे पास हो गया तो हो सकता है नए लॉकर हम डिमांड कर सकें। तो यदि आपका वैकेंसी पोजीशन है तो उसको आपको चेक करना है, जो हमने फर्स्ट डे में बताया था। यदि वैकेंसी पोजीशन नहीं है तो आपको वेटिंग लिस्ट का पोजीशन आपको चेक करना है। इसके अलावा दूसरा हम चेक करेंगे रेंट जो है वो सही ढंग से लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कोई एरियर पेंडिंग है तो उस पर कोई एक्शन लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कोई नॉन ऑपरेशन चल रहा है जिसमें कि 4 साल 5 साल से कोई भी ऑपरेशन नहीं चल रहा है तो उसके बारे में क्या एक्शन लिए गए हैं, ये आपको जानना है। इसके अलावा की डिटेल, जैसे कि की डिटेल में 2 चीज़ें होती है, एक तो वैकेंट लॉकर का की और दूसरा डुप्लीकेट मास्टर की। ये दोनों सिक्योर ढंग से रखे जा रहे हैं या नहीं रखे जा रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी चेक करेंगे कि लॉकर रूम जो है वो सही ढंग से है कि नहीं, उसमें ग्रिल है या नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी लॉकर ऑपरेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं वो उसमें कस्टमर का एक्सेस है और उस समय कोई घटना घट जाए। तो ये सारे इंश्योर आप करेंगे कि लॉकर में भी मतलब वो एक्सेसिबल कस्टमर के ना हो या बाहर से ना दिखता हो। यदि वो बाहर से दिख रहा है तो आप उसमें पर्दा लगवा दें। तो ये सारा चीज़ें लॉकर रूम का मेंटेनेंस के संदर्भ में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आप जो एक चेक इन रजिस्टर बनाते हैं तो वो चेक इन रजिस्टर में यदि आपका कोई ऑपरेशन करने के लिए आता है तो यदि आप रजिस्टर में लिखवाते हैं तो हर मतलब लॉकर नंबर से एक सेपरेट पेज होना चाहिए, ताकि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसने 1 साल में कितना ऑपरेशन किया। क्योंकि आपको यदि वो सिस्टम से हो रहा है ऑपरेशन तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिस्टम फिर जनरेट कर लेगा यदि होगा। लेकिन यदि आप एक डेट वाइज लिखते हैं तो डेट वाइज में आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी आगे कि एक आदमी ने कितनी बार ऑपरेट किया है। तो इसलिए जितना लॉकर नंबर है उसका अपना एक सेपरेट पेज होना चाहिए और आप ईयर डाल दें, क्योंकि कहीं कहीं 12 एंट्री से ज़्यादा यदि होती है साल में तो वो चार्जेबल है। एक दिन में वो 10 एंट्री कर ले, कोई इशू नहीं है, बट एक साल में 12 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यदि 12 से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है तो उसके लिए बैंक चार्ज लेती है। तो आपका वहाँ पे रेवेन्यू लॉस ना हो कोई, तो उसको देखने के लिए आप एक सेपरेट रजिस्टर उसके लिए बना दें और ऑपरेशन को उसमें मेंटेन करें, ताकि आपका सर्विस चार्जेज आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अब हमें यह देखना चाहिए कि आगे कौन कौन से रिपोर्ट है जिसको हमें चेक करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो है लास्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट को यदि आपने देख लिया तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रांच की कंडीशन क्या है। आपको पूरे ब्रांच को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। यदि आपका ब्रांच कंकरेंट ऑडिट के अंतर्गत है तो यह आपके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि आप उससे यह पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो लास्ट मंथ में भी क्या डिफिशियंसी है वो आपको कंकरेंट ऑडिटर रिपोर्ट से मिल जाएगा। तो आपको लास्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करना चाहिए, आपको कंकरेंट ऑडिट जो रिसेंटली है उसको आपको चेक करना चाहिए। इसके अलावा जो लेटेस्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग रिपोर्ट है उसको भी आपको देखना चाहिए कि पुराने साल से क्या हुआ है, घटा है या बढ़ा है, किस तरह से बिजनेस है। वो चीज़ें आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट से भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपके जो लास्ट फाइनेंशियल है, लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो सही ढंग से रखे जा रहे हैं, ये भी आपको इंश्योर करना है। इसके अलावा जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले, ये आपको उसका यदि करंट आपका जो LFAR है, लॉन्ग फार्म ऑडिट रिपोर्ट, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर में लिखे जाते हैं, तो उसको भी आपको एक बार पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या डिफिशियंसी लिखी गई है। यदि डिफिशियंसी कोई है तो आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि ब्रांच का जो बजट अलॉटमेंट हुआ है कंट्रोलिंग ऑफिस से, आप उसको देखें और उसके हिसाब से आप आगे के प्लानिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से, नॉट मैनिपुलेट, आप अपने हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं कि उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो वो आप ब्रांच बजट को भी आपको देखें। इसके अलावा कोई मंथली रिपोर्ट यदि भेजी जा रही है तो उसको भी आप सही ढंग से चेक करें कि सही ढंग से वो चेक की जा रही है और रिपोर्ट को भेजे जा रहे हैं। ये हमारा था इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिसको कि आपको एनालाइज करना है और इंश्योर करना है। अब ये देखिए कि मोबाइल नंबर आपको जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो किसका किसका आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर में काम हो। तो वो उसके लिए आप एक डाटा कहीं पर इसको लिख सकते हैं या जैसे भी हो आप करें। सबसे पहला है आपके पास लैंडलॉर्ड का, ब्रांच के प्रीमाइसेस का जो लैंडलॉर्ड है उसका आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा जो पैनल एडवोकेट है या जो पैनल आपका वैल्यूअर है उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे BDO होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या कोई तहसीलदार है या कोई ग्राम प्रधान है, तो उसका भी नंबर आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा आपके जो को बैंकर है आपकी लोकेलिटी में, उसका भी मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, चाहे वो किसी बैंक का हो। तो क्योंकि कभी
जब भी आपको कैश वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पुलिस ऑफिशियल जो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में है उनका भी आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको इंटीमेट कर सकें, तो वो भी उनके पास, उनका भी नंबर आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, जो एलडीएम होते हैं बैंक के, उनका भी मोबाइल नंबर आपको होना जरूरी है, और इससे आप किसी भी तरह का यदि डेवलपमेंट है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास बिजनेस करस्पॉन्डेंट का नंबर होना जरूरी है कि आपको कोई चीज़ें मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत इंप्लीमेंट करनी है तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, या उनको बुला के कोई मीटिंग करनी है, तो जितने भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट आपके ब्रांच से अटैच है उसका भी मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा कोई रेवेन्यू अथॉरिटी है जिससे, जो कि जैसे लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट इशू करता है या कोई रेवेन्यू सर्टिफिकेट इशू करता है, आपको रेवेन्यू से रिलेटेड आप केसीसी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आप चार्ज क्रिएट करवाते हैं, तो इस तरह से रेवेन्यू अथॉरिटीज का भी आपके पास नंबर होना चाहिए कि कभी आपको यदि डाउट हो जाए कि आपके यहाँ से निर्गत हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप उससे फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कि नियर बाय यदि कोई इंडस्ट्री है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो इनके भी ऑफिशियल्स का नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपको एनपीए के संबंध में क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एनपीए में कोई यदि वेवर ऑफ लीगल एक्शन का कोई अकाउंट है तो ऐसे उसमें लिए गए हैं वेवर ऑफ लीगल एक्शन का कि नहीं। वेवर ऑफ लीगल एक्शन ये होता है कि जहाँ पे कि हमें कोई एक्शन लेने की, कोर्ट से कोई भी ये करने की जरूरत नहीं होती। मिनिमम मतलब 50,000 तक के अमाउंट में हम वेवर ऑफ लीगल एक्शन लेते हैं कि यदि मान लीजिए कम अमाउंट है और केस में हमें ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो इस तरह का दलील देके हम उसमें वेवर ऑफ लीगल एक्शन का अपने कंट्रोलिंग ऑफिस से, ब्रांच को ये पावर नहीं होता है, हमेशा कंट्रोलिंग ऑफिस वो देता है कि जो रिक्वायर्ड कोई ऐसा अकाउंट है आपके पास तो उसमें ऐसे लिए गए कि नहीं लिए गए ये आपको इंश्योर करना है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ओटीएस अकाउंट यदि है तो उसके डिटेल, कोई ओटीएस के थ्रू है तो उसके डिटेल आपके ब्रांच में अवेलेबल है या नहीं है। कोई ओटीएस अकाउंट में लिए गए तो उसका पेंडिंग है कोई, तो उसको भी आप चेक करेंगे। आप ये भी चेक करेंगे कि कोई लोक अदालत में अकाउंट यदि सेटल किए गए हैं तो अमाउंट उसके पेड हुए हैं या नहीं हुए। यदि अकाउंट पेड हो गए तो वो अकाउंट क्लोज हुए कि नहीं हुए। ये दोनों चीजें आपको इंश्योर करने की जरूरत होती है। इसके अलावा आप लिस्ट ऑफ अकाउंट जहां की सूट फाइलिंग परमिशन रिसीव हो गया है लेकिन अब तक सूट फाइल नहीं हुए हैं, आपको जहां पे सूट फाइल करना है, परमिशन आपने ले लिया लेकिन नहीं है, तो वो भी अकाउंट के बारे में आप इंश्योर करेंगे। इसके अलावा आप ये भी चेक करेंगे कि जहां राइट ऑफ हो गए हैं तो राइट ऑफ नोट क्रिएट बनाए गए कि नहीं गए, बनाए गए, और वो कंट्रोलिंग ऑफिस को यदि जरूरत है तो उसको भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। तो इस राइट ऑफ से संबंधित भी आप इन चीजों को चेक करेंगे। इसके अलावा आपके पास स्टेटस होना चाहिए कि कोई सरफेसी से रिलेटेड कोई अकाउंट है जिसपे कि सरफेसी 13(2) या 13(4) जो भी स्टेटस है उस स्टेटस आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि उसको प्रॉपरली आगे आपको एग्जीक्यूट करना होगा। सूट फाइल्ड अकाउंट है तो उसका स्टेटस क्या है उसको भी आप देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड आगे क्या करना है वो आपको पता चल सके। दोस्तों अब हम देखेंगे स्टाफ से रिलेटेड हमारे पास क्या होना चाहिए। देखिए स्टाफ यदि खुश है वो तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे रिलेटेड इसलिए हमें ऐसी चीज़ों को भी हमें अपने ब्रांच में इंश्योर करना चाहिए जिससे कि आपको मतलब अच्छा लगे, ब्रांच का एनवायरनमेंट अच्छा रहो, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप सारे स्टाफ का एक बायोडाटा अपने पास रखिए। उसमें आप उनके बच्चों का भी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आप उनका डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आप उनके स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उनका डेट ऑफ मैरिज लिखिए। इससे क्या होता है कि यदि उस पर्टिकुलर डे में उनको आप अपना पर्सनल टच देते हैं, पर्सनल टच का मतलब ये होता है कि आप विश करते हैं उनके बच्चों के बर्थडे पे, उनके घर पे फ़ोन करके आप करिए, तो एक अच्छा इंस्पिरेशन बनता है, एक अच्छा माहौल बनता है जिससे कि आपको ब्रांच में काम करने में सहूलियत होगी। तो आप सबसे पहले इन चीज़ों को देखें कि सारे स्टाफ का एक ऐसा बायोडाटा बनाएं जिसमें कि सारे बच्चों का भी हो, बच्चों का कोई रिजल्ट है तो उसका भी आप उसको अप्रिशिएट करिए, आपके स्टाफ ने कोई किया है किसी चीज़ का कोई इवेंट्स है तो उस पर उसको आप अप्रिशिएट करिए। इससे क्या है कि एक कंड्यूसिव माहौल बनता है और आपके ब्रांच का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, डेफिनेटली आपका बिजनेस आगे इंप्रूव होगा। इसके अलावा दूसरा जो है कोई फेस्टिवल एडवांस यदि लिए गए हैं स्टाफ के द्वारा, या मेडिकल बिल का रीइंबर्समेंट है, या कोई वेलफेयर एक्सपेंसेस से, जैसे कि मान लीजिए कोई चश्मे का होता है या कोई हेल्थ चेकअप का है, तो वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको इंश्योर करना है। इसके अलावा यदि किसी ब्रांच से स्टाफ क्वार्टर है
अटैच, तो आप उसमें उसका मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कौन है नहीं है क्या है, वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लीज यदि है तो लीज का डिटेल आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लीज यदि एक्सपायर, ऐसा तो नहीं है कोई एक्सपायर्ड लीज है और आपके ब्रांच में पड़ा हुआ है कि 11 महीने की लीज की है, आगे उसको रिन्यूअल नहीं किया गया, ये सब चीज़ें भी आपको चेक करना है। इसके अलावा जो स्टाफ मीटिंग है वो भी आपको कंडक्ट करना चाहिए, ताकि एक दूसरे में क्या कमी है, मतलब ब्रांच में कोई चीज़ें यदि वहाँ पे उसको फ्रंटलाइन स्टाफ को पता चलता है तो आपको पता चल सके, तो स्टाफ मीटिंग भी आपको एक कंडक्ट कर लेनी चाहिए विदिन 15 डेज। तो इसके अलावा आप ये भी देखिए कि कितने दिन से जॉब रोटेशन नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि जॉब का रोटेशन का मतलब होता है कि आप एक आदमी एक ही जगह पे यदि 3 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहा है तो उसको आपको हमेशा चेंज करके एक दूसरे के टेबल पे बदलना चाहिए, ताकि सबको सब काम का पता हो और वो आपका ब्रांच स्मूथली रन कर सके। तो ये था हमारा स्टाफ से रिलेटेड, जो कि आपको चेक करना है जब आप ब्रांच को टेक ओवर करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट स्लाइड है, और इसमें क्या है कि आप इसके अलावा क्या अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कि आपको चेक करना चाहिए, जिसको कि हमने अभी तक कवर नहीं किया है। तो इससे संदर्भ में मैं आपको ये लास्ट स्लाइड में आपको भी बताता हूं कि आपको क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यदि आपके ब्रांच में कोई व्हीकल है तो आप वो व्हीकल के मेंटेनेंस का लॉग बुक आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। आप पेट्रोल लिमिट को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके पास गैरेज कोई है तो उसका रेंट आप पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके पास उस व्हीकल का इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि ये सारे ब्रांचेज में व्हीकल अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने इसको अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में लिया है। तो आप इन चीज़ों को भी इंश्योर करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो भी है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांच में आरटीआई हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कोई लीगल नोटिस हो, लेकिन आप ये देखिए कि कोई सम्मन यदि इनकम टैक्स की तरफ से या कोई आरटीआई पेंडिंग है या कोई लीगल नोटिस पेंडिंग है तो उसके संदर्भ में भी आप इस चीज़ को देखिए कि वो चीज़ें आप है, उसका पोजीशन क्या है, उसको इंश्योर करना है। ऐसा ना हो कि कोई 10 दिन के लिए आरटीआई आया हुआ है जिसको कि 30 डेज के अंदर हमें जवाब देना है और आपको उसके बारे में पता नहीं चला और एक्सपायर हो गई, कल के डेट में आपको जवाब देने की जरूरत पड़े। तो इसलिए इन चीज़ों को भी आप विदिन 15 डेज देखिए। उसके बाद आप कोई ओम्बड्समैन का यदि कोई क्लेम पेंडिंग है, कोई कंज्यूमर कोर्ट का कोई केस पेंडिंग है तो उसको भी आपको एड्रेस करना है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कस्टमर का यदि कोई क्लेम कोई पेंडिंग है, कोई कंप्लेंट पेंडिंग है कस्टमर का, तो वो भी आप उसको इंश्योर करिए कि जितनी जल्दी आपको खत्म कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आप ये देखिए कि जो आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, पीएम सुरक्षा योजना है या एपीवाई है, इसकी एप्लीकेशन को डबल लॉक के अंदर रखे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत ज़रूरत आपके लिए होगी और ये नॉर्मल वे में हम इसको नहीं रख सकते। इसके रिलेटेड क्लेम आ सकती है। अब एपीवाई आपको 60 साल के बाद पेंशन शुरू होगी, इसलिए इन चीज़ों को आप डबल लॉक में रखे रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इसको भी आप चेक करेंगे। इसके अलावा जो कोई भी पीएमजेजेबीवाई या एसबीआई या रुपे कार्ड्स इंश्योरेंस से संबंधित कोई इंश्योरेंस क्लेम यदि पेंडिंग है तो आप उसको भी इंश्योर करेंगे कि वो सही समय पे किसी को मिल सके। तो ये था दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि ओवरऑल आपको हर एस्पेक्ट के बारे में ये पता चल सके। तो एक ब्रांच जब आप टेक ओवर करते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता चल सके। इसके अलावा जो फॉरेक्स से रिलेटेड यदि कोई ब्रांच है तो फॉरेक्स से रिलेटेड चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए। जो भी रजिस्टर उससे मेंटेन करने के लिए चीज़ें हैं वो चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। लेकिन जनरलाइज ब्रांच के लिए मैंने कोशिश किया है कि सारे एस्पेक्ट को मैं कवर कर सकूँ, और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी आगे कोई वीडियो दूं तो आपको उसका पता चल सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना बहुमूल्य कमेंट भी जरूर डालें, जिससे कि ये हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। तो आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।